दोस्तों नमस्कार। आज हम लर्न टू राइट करेक्ट इंग्लिश का 22वां वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम अभी तक सिंटैक्स पार्ट 2 इन लर्न टू राइट करेक्ट इंग्लिश का पार्ट 2 सिंटैक्स टॉपिक है, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसके अंदर अभी तक हमने देखा कि सिंटैक्स का अर्थ होता है जैसे वाक्य विन्यास। इसमें हमने अभी तक पढ़ा कंकॉर्ड और एग्रीमेंट, जिसका अर्थ होता है सामंजस्य। कंकॉर्ड और एग्रीमेंट के अंदर दोस्तों हमने अभी तक देखा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होती है। अब एक्सेप्शंस यानी कि इसके अपवाद। अब क्या क्या इसके अपवाद हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। जैसे सम टाइपिकल नाउन्स एंड द वर्ब। अभी इसके अपवाद के अंदर हम पहले कुछ वीडियो कर चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर के 12 रूल तक हम आपको बता चुके हैं। अपवाद इन एक्सेप्शंस जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर 12 रूल्स के अंदर हम इसके कुछ जो अपवाद हैं वो बता चुके हैं। और इन अपवाद के अंदर अब 13वां रूल आता है, जो कि कंकॉर्ड और एग्रीमेंट के नियम को नहीं मानता। तो सम टाइपिकल नाउन्स एंड द वर्ब, कुछ टाइपिकल नाउन यानी कि कुछ विशेष प्रकार के नाउन और उनके साथ इस्तेमाल होने वाली वर्ब। रूल नंबर 13, रूल नंबर 13। तो रूल नंबर 13 ये कहता है कि यदि किसी सब्जेक्ट के साथ विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज द्वारा कुछ अन्य शब्द जुड़े हों, तो उन जुड़े हुए शब्दों का उस वाक्य के वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और वर्ब अपने वास्तविक सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग की जाती है। जैसे कहता है यहां पर विद का अर्थ होता है साथ, टुगेदर का अर्थ भी होता है साथ, टुगेदर विद का अर्थ होता है साथ, अलोंग विद, अलोंग विद का अर्थ भी होता है साथ, इन एडिशन टू के अलावा, एज वेल एज जैसे कि। तो ये तो हुआ इन शब्दों का अर्थ। कहता है यदि ये कुछ अन्य शब्द जुड़े हों, इनके अलावा कुछ अन्य शब्द जुड़े हों, तो उन जुड़े हुए शब्दों का वाक्य के वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और वर्ब अपने वास्तविक सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग की जाती है, अर्थात इनसे पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार। जैसे द कमांडर विद ऑल हिज सोल्जर्स वर किल्ड। द कमांडर जो उनका मुख्य जो कमांडर होता है, जो सेना नायक होता है, उसको बोलते हैं कमांडर। जो नायक होता है उनका मेन हेड, वो कहता है विद ऑल हिज सोल्जर्स वर किल्ड, यानी कमांडर जो सेना नायक जो था वो अपने सभी सिपाहियों के साथ मारा गया था। तो द कमांडर किसके साथ है? विद के साथ। ठीक है। तो जो यानी वर्ब जो लगी वोज, वो किसके अनुसार लगी? वो कमांडर के अनुसार लगी। सब्जेक्ट क्या है? कमांडर, यानी सिंगुलर है। सिंगुलर है इसलिए यहां वोज भी सिंगुलर लगी, यानी कि वो सिंगुलर है, और अगर इसकी जगह वर होता तो वो प्लूरल होती है। लेकिन यहाँ कमांडर सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। उसी तरह से जबकि विद के साथ ऑल ही सोल्जर्स भी है, लेकिन जैसे कि नियम में बताया गया है कि पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगेगी, तो पहले वाला सब्जेक्ट क्या है? कमांडर। इसी तरह से अगला वाक्य है द चीफ कैशियर टुगेदर विद ऑल हिज मैन हैज बीन डिसमिस्ड। तो चीफ कैशियर का मतलब मुख्य अकाउंटेंट,
टुगेदर विद, जैसे कि आया हमारे टुगेदर विद का मतलब साथ में, ऑल हिज मैन अपने सारे आदमियों के साथ, यानी उस अकाउंटेंट के साथ जो नीचे उसके काम करते थे उन सब के साथ। हैज बीन डिसमिस्ड, डिसमिस्ड का मतलब होता है हटा देना। तो यानी कि यहाँ इसका भाव ये बना था, चीफ कैशियर टुगेदर विद ऑल हिज मैन हैज बीन डिसमिस्ड। जो मुख्य जो कैशियर जो था उसको उसके साथियों समेत नौकरी से हटा दिया गया, अर्थात डिसमिस कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उसने कोई गलती की जिसके अंदर उसके साथी भी जिम्मेदार थे। इसलिए जो चीफ कैशियर था यानी मुख्य कैशियर था उसको तो हटाया गया, साथ में उसके जो साथी थे जो उसकी गलती में भागीदार थे उनको भी हटा दिया गया। तो यानी कि यहाँ जो वर्ब आई वो चीफ कैशियर के अनुसार आई, यानी मेन क्या है? चीफ कैशियर। तो यहाँ ये वर्ब क्या है? हैज, जो कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी मेन सब्जेक्ट क्या है? चीफ कैशियर। ये चीफ कैशियर एक सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आई, हैज। अगर प्लूरल में होती तो यहाँ है होता। क्लियर? उसके बाद तीसरा पॉइंट जो हमारा ये कहता है, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज फेल्ट, वह और जैसे कि उसके दोस्त, हैज फेल्ड, वह और उसके दोस्त जो है वो फेल हो गए, अर्थात अनुत्तीर्ण हो गए। तो ही सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है और उसके साथ एज वेल एज आया है, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। तो एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इसकी इस वजह से आया, एज वेल एज की वजह से। तो लेकिन जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही के अनुसार लगेगी। तो वह और उसके दोस्त जो वो फेल हो गए, तो ही सिंगुलर होने की वजह से इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आई, हैज। अगले वाक्य में, राम लाइक मोहन एंड सोहन इज फॉन्ड ऑफ पिक्चर्स। लाइक का मतलब जैसे कि, वैसे लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है। फॉन्ड ऑफ का मतलब पसंद करना। तो राम लाइक मोहन एंड सोहन इज फॉन्ड ऑफ पिक्चर्स। राम और जैसे कि उसके जो दोस्त हैं मोहन और सोहन, वो पिक्चर्स को पसंद करते हैं, तस्वीर को पसंद करते हैं। पिक्चर्स मीन्स तस्वीर। तो यहाँ लाइक आया। अब लाइक के बाद जैसे मोहन और सोहन आया तो सब वर्ब जो है इज, वो किसके अनुसार आई? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। ठीक है, तो इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर आई, इज। समझ में आया दोस्तों? तो यह इज का प्रयोग सब्जेक्ट की वजह से हुआ। माफ़ करना दोस्तों, मोबाइल गिर गया था, इस वजह से मेरे को बीच में जाना पड़ा छोड़ करके। तो राम लाइक मोहन एंड सोहन इज फॉन्ड ऑफ पिक्चर्स। इसके बाद अब ये क्या कहता है? नोट, इस प्रकार जोड़ने वाले अन्य शब्द हैं लाइक, जैसे कि यहाँ आया है एंड नोट, इन एडिशन टू, नो लेस देन, रेदर देन, more than, unlike, besides, including, excluding आदि। तो इनके लाइक जैसे कि एंड नोट और नहीं, इनके जो अर्थ हैं इन एडिशन टू इसके अलावा, नो लेस देन इससे कम नहीं, रेदर देन के बजाय इनके अर्थ होते हैं मोर देन ज़्यादा, जितना है उससे ज़्यादा। अनलाइक, लाइक का मतलब पसंद करना, तो अनलाइक उसका विपरीत हो गया, अपोजिट हो गया, ना पसंद करना। बिसाइड्स, बिसाइड्स का अर्थ हुआ के अतिरिक्त। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब उसमें शामिल होना। एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग का मतलब उसके बाहरी चीज़ें जो हैं
वो शामिल होना। इंक्लूडिंग के अंदर केवल अंदरूनी की चीज, अंदर की चीजें शामिल होना, और एक्सक्लूडिंग का मतलब बाहरी चीजों का भी शामिल होना। तो ये वर्ड और हैं जिनके अनुसार ये आने के बाद, इनके बाद जो वर्ड्स आते हैं उनका कोई महत्व नहीं होता, बल्कि इनके आने से पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार वर्ब का यूज होता है। जैसे कि लाइक वाले में नंबर 6 का जो आया हुआ है, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन एंड द वर्ब। जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से? हु, हुम, हुज, विच, दैट। हु का मतलब होता है कौन। हु अगर शुरू में आता है सेंटेंस के अंदर तो इसका अर्थ होता है कौन। अगर ये हु सेंटेंस के बीच में आता है तो इसका अर्थ होता है जो। हुम भी सब्जेक्ट अगर सेंटेंस के अंदर शुरू में आता है, सबसे पहले आता है, तो इसका अर्थ होता है किसका। और यही हुम अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो जिसका अर्थ होता है जिसका। हुज भी अगर सेंटेंस के शुरू में आता है तो ये इंटरोगेटिव सेंस बनाते हैं, शुरू में आते हैं तो इंटरोगेटिव सेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक मुद्रा में आते हैं। हुज का मतलब यहाँ सेंटेंस के शुरू में आ गया तो प्रश्नवाचक मुद्रा में आ गया, शुरू के अंदर आ गया, तो इसका अर्थ हो गया जिसका, किसका। और अगर ये सेंटेंस के बीच में आ गया तो इसका मतलब हो गया ये आंसर की सेंस में है, जिसका अर्थ हो गया जिसका। विच अगर सेंटेंस के शुरू में आता है इंटरोगेटिव सेंस को शो करता है। ये अगर शुरू में, ये सभी जो रिलेटिव प्रोनाउन है अगर सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो ये सब इंटरोगेटिव सेंस को शो करते हैं, जिसका होता है प्रश्न पूछना। तो यहाँ विच का मतलब कौन सा, जो कि निर्जीव चीजों के लिए या जानवरों के लिए प्रयोग होता है। विच का मतलब कौन सा, अरे क्योंकि इंटरोगेटिव सेंस में हो गया। अगर ये सेंटेंस के बीच में आता है तो इसका अर्थ होता है जो, यानी निर्जीव चीजों के लिए और जानवरों के लिए। दैट, वह, दैट मीन्स वह, ठीक है। तो हो तो वर्ब अपने नंबर का मतलब सिंगुलर या प्लूरल, जैसे कि एक वचन और बहुवचन। नंबर के अंदर हम जैसे कि कोई एक पेन है तो वो सिंगुलर हो जाएगा, और बहुत सारे पेन हैं तो वो प्लूरल हो जाएंगे। उसी तरह से पर्सन का मतलब हो गया कि जैसे कि इंग्लिश में 3 पर्सन है मुख्य रूप से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का अर्थ होता है जो व्यक्ति बोलता है। जैसे कि एग्जाम्पल पर्सन के ऊपर अगर हम जाते हैं तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो वो बोलता है, सेकंड पर्सन वो होता है जो उसको सुनता है, और थर्ड पर्सन वो होता है जो जिसके बारे में बातें करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इस तरह से 3 पर्सन होते हैं। तो कह रहा है कि अब वर्ब अपने नंबर और पर्सन में उस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट अर्थात इनसे पहले आने वाले जो प्रोनाउन है उनके अनुसार प्रयोग होती है, अर्थात इससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही प्रयोग की जाती है। जैसे आई यानी मैं, हु एम योर फ्रेंड, मैं जो कि तुम्हारा दोस्त हूँ, शुड हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तो आई जो है ये हु से पहले आया है, इसलिए जो वर्ब है वो हु से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार लगेगी। तो यहाँ हु से पहले आई आया इसलिए एम का प्रयोग हुआ। आई हु एम योर फ्रेंड शुड हेल्प यू, मैं जो कि तुम्हारा दोस्त हूँ मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। यू हु आर माई फ्रेंड्स, तुम जो कि मेरे दोस्त हो, शुड हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। तो यू जो है सब्जेक्ट है और इसके बाद आया हु, तो आर जो है वो आया सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि यू के अनुसार। तो यू प्लूरल है इसलिए जो वर्ब है वो भी प्लूरल आई। उसी तरह से माई फ्रेंड्स शुड हेल्प मी, यानी तुम जो कि मेरे दोस्त हो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। उसी तरह से
ही हु इज योर फ्रेंड शुड हेल्प यू, वह जो कि तुम्हारा दोस्त है उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी जो है इज सिंगुलर आई। तो ही हु इज योर फ्रेंड शुड हेल्प यू, वह जो कि तुम्हारा दोस्त है उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। एक्चुअली में दोस्तों थोड़ा दरवाज़ा खोल देता हूँ क्योंकि लाइट चली गई, इस वजह से थोड़ी रोशनी कम पड़ रही होगी बोर्ड पे। हाँ, तो दोस्तों कह रहा है कि ही हु इज योर फ्रेंड शुड हेल्प यू, वह जैसे कि तुम्हारा दोस्त है उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। द पेन विच इज द पेन विच इज इन योर हैंड इज माइन, वह पेन जो तुम्हारे हाथ में है वह मेरा है। तो द पेन जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार इज का यहाँ प्रयोग हुआ, यानी द पेन जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब आई। द पेन इज विच इज इन योर हैंड इज माइन, वह पेन जो तुम्हारे हाथ में है वो है मेरा है। तो यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से यहाँ सिंगुलर वर्ब आई, जबकि बीच में विच आया, लेकिन विच से पहले जो सब्जेक्ट आता है उसी के अनुसार वर्ब प्रयोग होती है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब। उसी तरह से द बुक दैट इज ऑन द टेबल इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो द बुक क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर है इज, यानी कि वह किताब जो टेबल के ऊपर है वह बहुत ही रुचिकारक है। इंटरेस्टिंग का अर्थ होता है रुचिकारक। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग हुआ। एक चीज और क्लियर हो जानी चाहिए, जैसे ओन है, ओन जो है कब इस्तेमाल होता है, ये प्रीपोजिशन है, ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज टेबल के ऊपर रखी हो तो उसके लिए ओन होगा। अगर दरवाजे पर पेंट लगा है तो उसके लिए हम ओन की जगह एट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु वर्क वेरी हार्ड, यह उन लड़कों में से एक है, यह उन लड़कों में से एक है जिन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया है। तो ही इज, यानी ही के साथ ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग हुआ सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, किसी वाक्य के निम्नलिखित रूप पर विशेष सावधानी रखें। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन प्लस हु विच या दैट, इनमें से कोई एक। ऐसे वाक्यों में हु विच दैट से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को ही उसका एंटीसीडेंट मानते हैं, वन को नहीं, और उसी एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब प्रयोग करते हैं। यह रूप उपयुक्त वाक्य 6 में दिखाया गया है, कुछ दिखाया गया है, जैसे कि उपयुक्त नंबर 6 वाक्य ये है, ही इज वन ऑफ दोज हु वर्क वेरी हार्ड। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही के अनुसार इज आया, यहाँ वन ऑफ दोज आया, जैसे कि इसने कहा वन को नहीं, तो ये यानी वन के अनुसार हमने वर्ब का प्रयोग नहीं किया। ऑफ दोज बॉयज हु वर्क वेरी हार्ड, अब यहाँ हु से पहले सब्जेक्ट क्या है, बॉयज प्लूरल में है, इसलिए यहाँ वर्क के जो वर्ब है ये वर्ब है जो कि प्लूरल के रूप में आई, क्योंकि यहाँ इससे हु से पहले सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है, बॉयज यानी प्लूरल है। तो यहाँ अगर ये सिंगुलर वर्ब होती तो इसके साथ एस होता, तो हु से पहले जो सब्जेक्ट आया उसके अनुसार हमारी वर्ब यहाँ प्लूरल आई बॉयज के अनुसार। तो यहाँ कहता है
वर्ब प्रयोग करते हैं। यह रूप वाक्य 6 में दिखाया गया। कुछ और उदाहरण देखें तो कुछ और एग्जाम्पल हैं जो ऐसे वर्डों को शो करते हैं, जैसे ही इज वन ऑफ दोज पैट्रियोट्स हु हैव लेड डाउन देयर लिव्स फॉर द कंट्री। तो दोज मीन्स वे, पैट्रियोट्स का मतलब देशभक्त, लेड डाउन का मतलब अपने आप को गिरा देना, लिव्ज का मतलब अपनी जीवन लीला खत्म कर लेना, कंट्री का मतलब देश। तो ही इज वन ऑफ दोज पैट्रियोट्स, यह उन देशभक्तों में से एक है। ही इज वन ऑफ दोज पैट्रियोट्स हु हैव लेड डाउन देयर लिव्स फॉर द कंट्री, यह उन देशभक्तों में से एक है जो अपने देश के लिए अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। तो ही इज वन ऑफ, तो ये उन्हीं का एग्जाम्पल है जो आपको दिखाया गया ऊपर। ही इज वन ऑफ द मोस्ट इलस्ट्रियस स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड आउट फ्रॉम आवर कॉलेज। तो ही सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग हुआ। तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट इलस्ट्रियस, यह उन विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी ऐसा है, उन विद्यार्थियों में से एक ऐसा विद्यार्थी है जिसने इस कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की, यानी पास हुआ, एक प्रकार का चमकीला सितारा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो इसीलिए इसके साथ वर्ब जो आई है वो भी प्लूरल है। इसी तरह से ऊपर वाले वाक्य में भी हम अगर देखते हैं तो पैट्रियोट्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ भी वर्ब प्लूरल आई। ठीक है, अब यहाँ देखिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग मैचेस दैट हैव बीन प्लेड ऑन आवर फील्ड्स, यह उन मैचों में से अपने आप में उत्साहित करने वाला वो एक मैच है जो इस मैदान पर खेले गए। यह मैच उन मैचों में से अपने आप में एक ऐसा मैच है अधिक उत्साहित करने वाला जो इस मैदान पर खेले गए। बहुत सारे उत्साहित करने वाले मैच इस मैदान पर खेले गए, लेकिन ये उन सबसे कहीं अधिक है। मोस्ट का मतलब सबसे अधिक। तो यहाँ द मोस्ट एक्साइटिंग मैचेज आ गया, तो मैचेज क्या है, प्लूरल में आ गया, ये बहुत सारे मैचों में से एक। तो इसलिए इसके साथ हैव का प्रयोग हुआ, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ। मैचेज प्लूरल है, मैच एक होता, तो यहाँ हैव प्लूरल की वजह से हैव आया, यानी प्लूरल वर्ब आई। तो ये नियम के अनुसार है, यानी दैट वगैरह अगर आता है और उसके बाद जो है वो वर्ब जो आएगी वो उससे पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अंडर माय वीडियो। जब इस वीडियो को आप देखें तो उसके नीचे लाल रंग के बटन में जो सब्सक्राइब लिखा है उसको क्लिक करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके और मैं अच्छे से अच्छा आपके सामने पेश कर सकूं। धन्यवाद।